नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, पेशा को लेकर जारी सियासी घमासान अब कानूनी पेचीदगियों में उलझता नजर आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल 2 दिन पहले ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में एक एफिडेविट का जिक्र है। उस एफिडेविट में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि जो 5वीं अनुसूची का मामला है यह उनके प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता है। यह राज्यपाल का शासना क्षेत्र है, शासनाधिकार है। और उसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि यदि 5वीं अनुसूची का एरिया सरकार के अधीन नहीं है या सरकार का वहां नियंत्रण नहीं है, तो फिर सरकार किस हैसियत से जेपीआरए के ड्राफ्ट के सहारे पेशा कानून को लागू करने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जी, और आप जानते हैं कि पेशा एक्ट को लेकर जारी विमर्श में 2-3 धड़े बटे हुए हैं, या कितने धड़े हैं इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। लेकिन एक धड़ा जो सरकारी ड्राफ्ट को चुनौती दे रहा है उसके महानायक के रूप में ग्लैडस्टोन डुंगडुंग है, और उसके जो समर्थक हैं, जेपीआरए के जो समर्थक हैं, उसकी भी अपनी एक मजबूत टोली है। लेकिन ग्लैडस्टोन के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिस तरह से उन्होंने एफिडेविट का हवाला दिया है, जेपीआरए के समर्थक थोड़ा निराश चल रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि उनके ग्लैडस्टोन ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है, एक ऐसा अचूक हथियार छोड़ दिया है, जिसके बाद जेपीआरए के पक्ष में कुछ कहने को बचता शेष नहीं है। तो ग्लैडस्टोन भाई जोहार। जोहार। अरे आपने तो फिर से एक बार आग लगा दी। देखिए, इसमें आग लगाने की बात नहीं है। अरे आपने निहत्था कर दिया है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ना सिर्फ मैं, हमारा पूरा कुनबा, मतलब आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद, हाँ। जिसने 24 दिसंबर में जो पेशा दिवस का आयोजन हुआ था, वहां से इन सब चीजों को उठाकर पूरे राज्य स्तर पर इस पूरा विमर्श को खड़ा कर दिया। तो हमारा शुरू से कहना है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेपीआरए बोलते हैं, जेपीआरए में संविधान के 3 अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है। अच्छा। जिसमें अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254, और उसका जो है कि हम लोग तर्क संगत और तथ्यों के साथ चीजों को सब जगह पे रखा। उसके बावजूद लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसको हम लोग नहीं निकाल रहे थे। लेकिन जब हमने झारखंड विधानसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चिट्ठी निकाल दिया 2015 का, तभी लोग नहीं मान रहे हैं। हमने जो है कि पूरा संविधान का अनुच्छेद जो 3 का वायलेशन हुआ सबको जो है कि बता दिया, तब भी वो अड़े रहे, कह रहे कि ये जो है कि 7th शेड्यूल जो है उसमें पंचायत आता है और उसमें सिर्फ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो हमने कहा, जब यदि राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है, तब तो 7th शेड्यूल तो जब संविधान बना तभी आ गया था। और ये जो अमेंडमेंट आया 73rd अमेंडमेंट, वो तो 92 में आया। तो 92 में जब पार्ट 9 डाला गया, तब उसमें आर्टिकल 243M1 के द्वारा उसके मना ही क्यों किया गया, और M4B के द्वारा संसद को कानून बनाने का अधिकार क्यों दिया गया? जब यदि पंचायत मतलब राज्य सरकार को ही सब कुछ करने का अधिकार था, तब तो फिर राज्य सरकार कानून बना लेती ना, उसमें पेशा कानून बनाने का भी जरूरत नहीं था। दूसरी बात, इसी जो है के आधार पर, मतलब 7th शेड्यूल के आधार पर, जब ये जो बिहार विधानसभा, उन्होंने बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया, और उसी के आधार पर इधर भी, चूंकि ये इलाका भी बिहार में था, तो यहाँ भी उसी के आधार पर पंचायत चुनाव होना था, घोषणा हो गया था।
तब जो है डॉक्टर वसुदेव बेसरा और अर्नेस्ट मुर्मू, इन दोनों विद्वानों ने वही संविधान का अनुच्छेद 243(1) उसी के द्वारा चैलेंज किया पटना हाईकोर्ट में, और कहा कि ये जो पंचायत राज कानून जो है बिहार का, वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, अपना वही जो है कि 7 शेड्यूल, जबकि 7 शेड्यूल का जो है वो 5th शेड्यूल एरिया से कोई सरोकार है ही नहीं है ना। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। दरअसल उस एफिडेविट में है क्या? नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा, तो ये सारे चीजें लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि असंवैधानिक नहीं है, JPRA ही सही है, राज्य को अधिकार है कानून बनाने का। तब हमने कहा कि इसको देते हैं। अब ये मसला क्या था कि एक व्यक्ति का निजी मतलब विवाद का मामला था, सेमुम का मामला, हाँ सेमुम जमशेदपुर का, जिसमें उन्होंने अकाउंटेबल बनाया था चीफ मिनिस्टर को और यहाँ के मिनिस्टर्स को और वहाँ के जो MLA थे। तब उसी के जवाब में चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट दायर किया है। ये केस जो है आपको 2018 का है, लेकिन जो एफिडेविट दायर किया गया है वो पिछला हेमंत सरकार में किया 2020 में से नहीं 2022 में 22 में 14 जुलाई 2022 का एफिडेविट है। उस एफिडेविट में जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही सरकार चला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का लेटर मतलब सरकार का लेटर है, तो चीफ सेक्रेटरी ने वो एफिडेविट दायर किया हुआ है और उन्होंने उसमें आर्गुमेंट किया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद उनकी कोई भूमिका नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसके अलावा आगे वो लिखते हैं, उन्होंने वही जो हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 244(1) उसी का जिक्र करते हुए 5वीं अनुसूची पर जाते हैं और 5वीं अनुसूची से रेफरेंस लेके बताते हैं कि पैरा 5(1) के तहत जो है ये जो 5वीं अनुसूची का सारा पावर जो है वो गवर्नर में वेस्टेड उनको दिया गया है। इसमें इस इलाका का प्रशासन और नियंत्रण से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का कोई लेना देना नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तब मूल सवाल यहाँ उठता है, जब चीफ सेक्रेटरी ने ये एफिडेविट दायर किया और वो झारखंड हाईकोर्ट, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब जब जो इलाका आप कह रहे हैं कि ये इलाका हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो फिर आप उसके लिए कानून कैसे बना सकते हैं? सबसे मूल सवाल पैदा हो। सवाल पर तो मैं आऊंगा, लेकिन जब हमारे कुछ लोगों से बात हो रही थी, आपके ही साथियों से, आपके विरोधी साथियों से, आपके समर्थक साथी, मेरे सारे साथी ही हैं, मैं किसी को विरोधी भी नहीं मानता। होता रहता है। बिल्कुल कोई व्यक्तिगत मतभेद किसी में नहीं है। बिल्कुल उनसे भी मेरी बात होती है, सारे लोग स्वीकार करते हैं कि भाई कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। बात है कानून की पेशियों की, अपना अपना सबका पक्ष है। तो JPRA के जो समर्थक थे उनका एक बात मुझे खटका, उन्होंने कहा कि इस लेटर की जानकारी तो हम सबों को भी थी, लेकिन इस लेटर को अब तक हम लोग इसलिए बचा के रखे हुए थे कि आदिवासी समाज के पास एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये तो ग्लेडसन की नादानी है कि उसने वक्त के पहले से हथियार को चला दिया। वो तो बोलेंगे ना, देखिए जहां जहां वो जो है कि बैकफुट पे चाह रहे हैं वो सीधा हमला मुझ पे कर रहे हैं। और जब मैंने इन सब चीजों को मेरे समर्थकों को कहा तो उन लोगों ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लीड कर रहे हैं। युद्ध में जो है निशाना जो है जो बंदूकधारी को नहीं किया जाता है, कैप्टन जो होता है हमला उस पर होता है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। तो ये लड़ाई देखिए, इसमें मेरा किसी से जमीन की झगड़ा नहीं है, हालांकि लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी निशाना बना रहे हैं, उससे मुझे सब कुछ हो रहा है, मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। नहीं, सरना ईसाई का विवाद इसलिए भी जोर नहीं पकड़ सकता है कि जो JPRA के समर्थक है उसमें अच्छी खासा संख्या में ईसाई समुदाय के लोग हैं। मैं नाम गिनवा सकता हूँ, है ना? नहीं, लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, जो उनके पक्ष में है वो रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, और हमारे पक्ष में है, अगर वो सरना भाई बहन भी है
तो वो भी रूढ़िवादी नहीं रहे। मतलब ये जो आरएसएस और बीजेपी का स्टाइल है ना, जो हमारे पक्ष में है वो सही है और दूसरे पक्ष में है वो गलत है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी टिप्पणी करते हैं कि ग्लैडस्टोन जिस रूढ़ी को बचाना चाहता है, जिस रूढ़ी प्रथा को बचाना चाहता है, ग्लैडस्टोन तो उस रूढ़ी प्रथा का हिस्सा ही नहीं है। वह तो ईसाई कम्युनिटी अपना लिया है, तो ईसाई कम्युनिटी अपनी ग्राम सभा बनाए। तो खैर मैं इस मसले को देखिए, इसमें मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, जो लोग ऐसा तर्क देते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता रूढ़ी व्यवस्था क्या है। क्योंकि अभी से आप 65,000 साल पहले जाइए, जो अभी डीएनए रिसर्च आया है कह रहा है कि आदिवासियों का एग्जिस्टेंस भारत में मिनिमम 65,000 साल पहले है। जो अभी जो आदिवासी उनका, और पहले तो उनका अलग बात है। तो समझ लीजिए जो 65,000 साल पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे उनकी परंपरा रही है, क्या किन्हीं को पता भी है? आप चले जाइए अंडमान निकोबार, वहां छोड़ के तो कोई बचा नहीं है। यहाँ पे आप जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोट सूट पहन रहे हैं, है ना, और जो है कि ये बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और रूढ़ी व्यवस्था का लेक्चर हमको देंगे। यही आरोप आपको लगता है कि ग्लैडस्टोन कोटधारी है, हमेशा कोट पहन के निकलता है। वही ना मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ये सब मामला ही। खैर इस मामले को जाने थे, हम लोग आते हैं मूल सवाल पे। आपने जिस एफिडेविट का सहारा लेकर के स्थापित करने की कोशिश की है कि सरकार जेपीआरए नहीं बना सकती है, तो फिर सवाल बड़ा होता है ना कि आखिर पेशा एक्ट का नियमावली कैसे बनेगा। आप सवाल खड़ा कीजिएगा तो समाधान भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, समाधान यह है, क्योंकि इसी में एफिडेविट में भी है, और एफिडेविट किसको जिक्र कर रहा है, सीधा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची। और उसमें जो है कि 5वीं अनुसूची जो स्टेट जो का जो एरिया है, उसका होल सोल कस्टोडियन गवर्नर है। तो गवर्नर तो एक नोटिफिकेशन से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को उनके पास जाना चाहिए, वो नोटिफिकेशन जारी करे। अरे कहने का मतलब है कि सरकार अब कोई ड्राफ्ट जारी नहीं करे, कोई ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ राज्यपाल के पास जाना है और राज्यपाल अपना नियमावली बना देंगे। तो ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मतलब ड्राफ्ट भी लेके जाए, उनको पता है कि ये ड्राफ्ट नियमावली है। अच्छा, आप देख लीजिए, क्योंकि पेशा कानून में क्या है, वो लोग बोलते हैं इनेबलिंग नहीं है वहाँ। क्या इनेबलिंग? तो इनेबलिंग वो दे सकते हैं। इनेबलिंग आप गवर्नर से ले लीजिए, और वो जो है कि आप अपना बना लीजिए। तो फिर तो जो जेपीआरए को ही लेकर दिया, जो ये लोग चल जाते हैं राज्यपाल के पास और राज्यपाल इसको अनुशंसा कर देते हैं, तब क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए आपको मतलब फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट क्या कि जब प्रणब मुखर्जी साहब अभी नहीं है दुनिया में, जब वो गवर्नर थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, तब उनको जो है कि यहाँ का म्युनिसिपैलिटी के जो बिल्डिंग है उसको उद्घाटन करने के लिए आना था, बुलाया गया था। उसमें और भी कई कार्यक्रम था, उसमें एक ये भी जुड़ा हुआ था। तो इसी बीच में, जो मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम आए, तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा पत्र कि चूंकि ये जो नगर पालिका अवैध है, मतलब असंवैधानिक रूप से यहाँ पे है, और ये आप उद्घाटन करेंगे, इसका मतलब आप खुद ही वायलेशन कर रहे हैं इसका। आदिवासी समाज का, ट्राइबल कम्युनिटी का कस्टोडियन है, फिर सिविल एरिया का सबसे बड़े मतलब संवैधानिक प्रमुख है, तो आप खुद वायलेशन करेंगे। तो वो उनको समझ गए और आए, उन्होंने बाकी चीजों को उद्घाटन किया, लेकिन वहां नहीं गए। तो आपका विश्वास है कि यदि जेपीआरए राज्यपाल के पास ले जाया जाएगा तो राज्यपाल की सहमति इस पर प्राप्त नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल। सरकार दूसरा ड्राफ्ट तैयार करे और राज्यपाल को जो अनुशंसा लगेगा या जो रिकमेंडेशन होगा वो करेंगे, और उसमें देखिए, जेपीआरए में जो जब कानून बना था तो ऑलरेडी राज्यपाल का उसमें साइन है, बिना उसका तो हो नहीं सकता है। नंबर 1। अब रहा सवाल कि देखिए, सेंट्रल एक्ट जो है पेशा कानून और जेपीआरए, अब ये पूरा पेचीदगी में आप देखेंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट कानून है, अलग अलग कानून है। कैसे कानून है? चूंकि राज्य सरकार को आपको अनुच्छेद 243 M1 M4B के तहत बनाने का कोई अधिकार नहीं, संसद को है ना। संसद ने अपना काम किया, अब इनको नहीं बनाने का अधिकार है। तो ये जो है, अगर राज्य में कानून बनाएंगे तो किसके तहत बना सकते हैं?
पेशा के अंदर ही कुछ प्रोविजन है, अच्छा। लेकिन आप होल पेशा के लिए कानून नहीं बना सकते, उसके कुछ प्रोविजंस के लिए कानून बना सकते हैं। जैसे कि 4O, मतलब यहाँ जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा 6 शेड्यूल के पैटर्न पर होगा, तो उसके लिए सरकार कानून बना सकती है ना, तो वहां से इनेबलिंग लेके कानून यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन वो अलग से नहीं बना सकते। तो ये जो बना लिए वो सेपरेट कानून है। तब क्या होगा, जब दो सेंट्रल एक्ट एक ही इलाके में, एक सेंट्रल एक्ट और स्टेट का एक्ट दोनों एक ही इलाके में है, तब क्या होगा, तब सेंट्रल एक्ट लागू होगा। और अगर स्टेट एक्ट को लागू करना है तो आर्टिकल 254 के तहत आपको प्रेसिडेंट के पास जाना होगा, उनसे एसेंस लेना पड़ेगा। वो भी बोलता है 2 बार भेजेंगे तब वो एसेंस देंगे, एक बार नहीं दिया दूसरा बार भेजे एसेंस दिया तब होगा। अब ये JPRF एसेंस भी नहीं मिला है, भेजा ही नहीं उन्होंने। नहीं, तो मेरा जो सवाल होगा ना कि आखिर पेशा एक्ट की नियमावली यहाँ बनेगी कैसे? तो एक ही रास्ता बचता है, राज्यपाल। तो सरकार अपना ड्राफ्ट करे और राज्यपाल के पास भेजे, बिल्कुल। और राज्यपाल को यदि लगता है कि इसमें रीमोडिफिकेशन की जरूरत है, किसी सुधार की जरूरत है, तो भेजेंगे और उसको करेंगे। हाँ, फिर हमें TSC को भी भेजेंगे, TSC परामर्श ले सकते हैं। मुझे याद आया कि रॉबर्ट मिंज ने बाजाबता एक ड्राफ्ट तैयार करके और राज्यपाल को सौंपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वह भी एक विकल्प हो सकता है? बिल्कुल विकल्प है, क्योंकि आप तो देखिए जिस तरह से जब सरकार खुद मान रही है, पहले तो मानते नहीं थे, इसीलिए जो है कि 2001 में बन गया, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इस बात को माना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का अधिकार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, स्थापित हो गया। अब है कि इसलिए आप उनको हर एक काम के लिए महामहिम गवर्नर से ही परमिशन लेना पड़ेगा उनके अनुसार, क्योंकि वहां स्पष्ट है कि यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के अनुरूप होगा। इसमें तो कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं भी बटन तो है नहीं है, तो हम उसी को आर्गुमेंट कर रहे हैं शुरू से। और कुछ लोग कह रहे हैं, हमारे इसके बाद उसमें लगातार मैं वार्ता किया हूँ, कुछ लोग एक कोर्ट का हवाला दे रहे हैं फैसले का, और उनका तर्क है कि महाधिवक्ता या जो सरकार के सेक्रेटरी की ओर से जो रखा गया है, एफिडेविट दिया गया है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं। अच्छा, मतलब सरकार का एफिडेविट, मतलब जो है कि चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में एफिडेविट दे, और उसका कोई महत्व नहीं है। वे एक दूसरे केस का रिफरेंस दे रहे हैं। हाँ, कि ये कोर्ट का फैसला है, यानी कोर्ट का फैसला प्रभावी होगा और सेक्रेटरी का जो एफिडेविट है वो निष्प्रभावी। नहीं, वो दोनों जिसको जो केस का रेफरेंस दे रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, इसका कोई इससे लेना देना ही नहीं। बिल्कुल, मैंने उस केस को देखा है। अच्छा। उसका मतलब ही नहीं, उसमें स्पष्ट इतना ही है कि जो है कि कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो सकता है, और उसके लिए जो है अगर नहीं लागू करना है या पार्शियली लागू करना है तो गवर्नर को पावर है। वो तो उसी का ना बात कर रहे हैं, आर्टिकल 244(1) का ही बात कर रहे हैं, 5वीं अनुसूची का, उसे बाहर का तो है नहीं वो जजमेंट, सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ जो है स्पेसिफिक पंचायत का मसला है ना, हाँ, तो उस जजमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। तो खैर कुल समाधान यह निकला कि एक गेंद जो है अब पेशा का वो राज्यपाल के पाले में है। हाँ, बिल्कुल। राज्यपाल को ही अब इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। चाहे तो राज्यपाल सरकार से ड्राफ्ट की मांग कर सकती है, या राज्यपाल के पास जो ड्राफ्ट मौजूद है उसको वह मंत्रिमंडल के पास अपनी अनुशंसा के साथ भेज सकती है। देखिए, इसमें जो है मतलब जहां तक 5वीं अनुसूची का सवाल है, उसमें आप देखिएगा महामहिम राज्यपाल को इवन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा पावर है। हाँ, ज्यादा पावर। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे, वो कानून भी राज्यपाल सिर्फ एक नोटिफिकेशन से खारिज कर सकते हैं, या फिर उसको पार्शियली लागू कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र में वहां के महामहिम राज्यपाल ने कई कानून को खारिज, मतलब अमेंडमेंट किया है उसके थ्रू, तो बहुत बड़ा पावर उनके पास है। इसीलिए, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ वो आपका है वो TSC। हाँ, तो JPRF जब लागू हुआ तो उसमें ना TSC को इन्वॉल्व किया गया है, ना जो है कि प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे दूसरा बड़ा वायलेशन ये भी है कि आप सोचिए कि 5th शेड्यूल है, जिसका जो है 5th शेड्यूल का पैरा 6(2), उसमें 5th शेड्यूल का डिमार्केशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं आपके JPRF के द्वारा
फिफ्थ शेड्यूल एरिया को कम कर दिया गया है। उसमें लिखा है कि नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा, मतलब आपने कम कर दिया। मतलब विधानमंडल को कहां से ये अधिकार दे दिया गया, कहां से अधिकार मिला कि ये जो कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया का डिमार्केशन करेगा, कम करेगा उस एरिया को। और ये लोग बकवास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ही नहीं हुआ। आप प्रेसिडेंट का भी वायलेशन कर दिया है, मतलब झारखंड विधानमंडल ने, तब भी इनका आंख नहीं खुल रहा है। बोलते कि इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं हुआ, असंवैधानिक काम कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ठीक है, आपका ये लॉजिक ठीक है,